दिन भर की बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, और पहली बड़ी खबर बांग्लादेश में हुए चुनाव को लेकर है। जी हां, तारिक रहमान की पार्टी ने डंका बजा दिया है, जहां बीएनपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। बीएनपी ने 200 का आंकड़ा पार किया है। तारिक रहमान का अगला पीएम बनना तय है। बांग्लादेश की सत्ता का समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और राजनीतिक पटल पर एक बार फिर गूंज रहा है एक नाम, वो है तारिक रहमान। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बांग्लादेश की ये बीएनपी पार्टी जो चुनावी मैदान में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। शुरुआती रुझानों और पार्टी के दावों के मुताबिक बीएनपी ने निर्णायक बहुमत हासिल कर ली है और अब सत्ता की चाबी उसके हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है। सालों से राजनीतिक संघर्ष, विवाद और निर्वासन की राजनीति के बाद अब तस्वीर बदल रही है। ये माना जा रहा है कि पार्टी प्रमुख तारिक रहमान का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। समर्थकों में जश्न का माहौल है, सड़कों पर कार्यकर्ता उत्साहित हैं और पार्टी इसे नई शुरुआत बता रही है। ये वही बांग्लादेश है जहां पिछले कुछ समय से राजनीतिक उथल-पुथल मची है। विपक्ष पर कार्रवाई और सत्ता को लेकर लगातार तनाव की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे में ये जनादेश सिर्फ सरकार बदलने का संकेत नहीं, बल्कि देश की राजनीति में बड़े बदलाव का भी संकेत माना जा रहा है। बांग्लादेश की सियासत में बीएनपी का डंका बज रहा है और सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए तारिक रहमान बस एक कदम दूर दिखाई दे रहे हैं। तो 200 का आंकड़ा पार कर लिया है बीएनपी ने। कल आम चुनाव हुए, उसके बाद काउंटिंग में 299 सीटों में से 209 सीटों पर यह कहा जा रहा है कि बीएनपी ने जीत दर्ज कर ली है, यानी पार्टी ने बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया है। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 70 सीटें मिली हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। और देश में करीब 20 साल के बाद अब बीएनपी की सरकार बनने जा रही है। 2008 से 2024 तक शेख हसीना की अवामी लीग यहां सत्ता में थी। हालांकि इस बार अवामी लीग पर प्रतिबंध था और इस जीत के साथ अब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो बांग्लादेश की सत्ता का समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और राजनीतिक पटल पर एक बार फिर तारिक रहमान का नाम गूंज रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने चुनावी मैदान में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक बीएनपी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और अब सत्ता की चाबी उसके हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है। कई सालों तक राजनीतिक संघर्ष, विवाद और निर्वासन की राजनीति के बाद अब तारिक रहमान केंद्र में दिखाई दे रहे हैं। यह माना जा रहा है कि पार्टी प्रमुख तारिक रहमान का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। समर्थकों में जश्न का माहौल है। हालांकि तारिक रहमान की ओर से अपील की गई है कि खालिदा जिया क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए वो जश्न ना मनाएं, यानी उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपील की है। ये भी आपको बता दें कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क जहां पिछले कुछ समय से लगातार राजनीतिक उथल-पुथल देखी गई। विपक्ष पर कार्रवाई और सत्ता को लेकर तनाव की खबरें सामने आती रही हैं और अब जब जनादेश मिल रहा है तो इसे माना जा सकता है कि यह केवल एक बदलाव का संकेत नहीं, बल्कि देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। महत्वपूर्ण ये समय है। बांग्लादेश की सियासत में बीएनपी का डंका बज रहा है और सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए तारिक रहमान बस एक कदम दूर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता देते हैं जो प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अवामी लीग ने जहां चुनाव को गैर कानूनी करार दे दिया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अवामी लीग ने कहा कि निष्पक्ष कार्यवाहक सरकार के तहत दोबारा चुनाव करवाएं। अवामी लीग को जानबूझकर चुनाव से बाहर रखा गया। यूनुस ने गैर कानूनी तरीके से सत्ता हथिया ली। अवामी लीग ने ये आरोप लगाए हैं, खासतौर से शेख हसीना इस चुनाव को लेकर नाराज हैं। उनकी पार्टी को प्रतिबंधित किया गया था। अवामी लीग ने चुनाव को गैर कानूनी करार दिया है। बांग्लादेश में जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ है, एक तरफ कट्टरपंथी ताकतें भी इस चुनाव पर सवाल उठा रही हैं, तो दूसरी ओर अवामी लीग भी चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह जता रही है और ये कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से ये चुनाव हुआ है, क्योंकि अवामी लीग को चुनाव से बाहर रखा गया, यानी पूरी तरीके से पार्टी पर बैन लगा हुआ था जिसे हटाया नहीं गया। और ये भी राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि वहां पर
एक बड़ा तबका है जो अवामी लीग का ट्रेडिशनल वोटर रहा है, जिसने चुनाव का बहिष्कार किया है। तो शेख हसीना इस चुनाव को लेकर नाराजगी जता रही हैं और इसे एक तरफा बता रही हैं। इसके साथ ही अवामी लीग का यह कहना है कि ये चुनाव निष्पक्ष तौर से नहीं हुआ। कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ यूसुफ अंसारी जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, न्यूज रूम से लाइव हैं। यूसुफ जी, बांग्लादेश में चुनाव नई उम्मीद की किरण लेकर आया, लेकिन बीएनपी को कहा जा रहा है कि यहां बहुमत मिल रही है और तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। हालांकि चुनाव की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, अवामी लीग ने भी सवाल उठाए हैं और कट्टरपंथी जमात भी सवाल उठा रही है। जिस तरह से चुनाव हुए हैं और जिस तरह अवामी लीग पर चुनाव में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई गई थी, तो उसकी तरफ से सवाल उठाना जायज़ है। और जहाँ तक जमात इस्लामी का सवाल है, जमात इस्लामी और उनके गठबंधन को उम्मीद से बेहद कम सीटें मिली हैं, इसलिए उनकी तरफ से भी होता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में हारती है और अप्रत्याशित रूप से हारती है, तो जाहिर सी बात है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के चुनाव में धांधलियों का आरोप लगते हैं। ये लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में ऐसा होता है, ये ट्रेंड हमने देखा है। जहाँ तक बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बीएनपी जो तारिक रहमान जिसके अभी अध्यक्ष हैं, जो खालिदा जिया के बेटे हैं, तो उनकी पार्टी ने एक कह सकते हैं कि बड़ा बहुमत हासिल किया है। उनकी पार्टी को करीब 150 से लेकर 211-212 सीटें तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि 2/3 बहुमत बैठता है। बांग्लादेश की जो संसद है वहाँ पर 300 सांसदों का चुनाव होता है और 50 सीटें वहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो 299 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिनमें से अकेले बीएनपी ने 191 या 192 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बाकी अपने गठबंधन के जो सहयोगी उनके दल हैं उनको वो सीटें छोड़ी थी। तो अब चूँकि बड़ा बदलाव बांग्लादेश में होता जा रहा है, शेख हसीना की सरकार के निर्वासन के बाद 2024 में उनका तख्ता पलट हुआ था, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। उसके बाद ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इस बीच मोहम्मद यूनुस ने कार्यवाहक के रूप में वहाँ की सत्ता की बागडोर संभाली। उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे, मसलन वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुआ, हिंदुओं की लगातार हत्या की खबरें पिछले 2 महीने से एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बीएनपी के फेवर में माहौल था और उनका मुकाबले में कोई बड़ी पार्टी नहीं थी। पहले बरसों तक बांग्लादेश की राजनीति में बीएनपी और अवामी लीग एक दूसरे से लड़ती रही सत्ता के लिए। कभी एक बार खालिदा जिया बनती थी, दूसरी बार शेख हसीना बनती थी। अब चूंकि इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी गई थी, इसलिए बीएनपी के अब कोई कड़ा मुकाबला उसको कुछ कड़ी चुनौती नहीं थी। और इस्लामिक जमात जो सोच रहे थे कि शायद शेख हसीना के बाद वो उभर आएंगी, तो उनके सपनों पर एक तरह से पानी फिर गया है। शफीकुर रहमान जो जमात इस्लामी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, लेकिन चुनाव में धांधली के आरोप तो वो लगा ही रहे हैं। देखना होगा कि नई सरकार के गठन के बाद वहाँ क्या होता है। शाम तक हमें इंतजार करना होगा, शाम तक तस्वीर साफ हो पाएगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। बिल्कुल, और एक युवा नेतृत्व के तौर पर भी अपने आप को यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं तारिक रहमान। ऐसे में जो जेनजी वोटर्स थे, एक बड़ी भूमिका उनकी रही है इस चुनाव में, इसलिए बांग्लादेश के भविष्य को लेकर यहाँ की राजनीतिक जो अस्थिरता यहाँ पर बनी हुई थी उसको लेकर भी अब क्या स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है? देखिए, राजनीतिक अस्थिरता तो चुनाव के बाद खत्म हो गई, चूँकि इतना बड़ा बहुमत मिल रहा है तारिक रहमान की बीएनपी को, और वो राजनीति में वो नए तो है नहीं, 1980 से, यानी कि एकदम कह सकते हैं कि युवा अवस्था से ही वो राजनीति में अपनी पार्टी में सक्रिय हैं अपनी मां के साथ। और उनके 2001 से लेकर 2006 तक का जो पीरियड रहा बेगम खालिदा जिया का, उस दौरान तो वो सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और उन पर एक तरह से तभी से उन्हें शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था। हालांकि उस दौरान उन पर आरोप भी लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2007 में उनको ऊपर मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद वो लंदन चले गए, 17 साल से फिर है। तो राजनीति का उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और लंदन में रहते हुए ये बड़ी बात यह है कि लंदन में रहते हुए वो 17 साल से लंदन में थे, वहीं से उन्होंने ऑनलाइन जो माध्यम होते हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए या दूसरे जो तरीके हैं, उनके ज़रिए पार्टी को खड़ा किया है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बेगम खालिदा शेख हसीना ने लंबे समय तक वहाँ पर वर्चस्व अपना कायम रखा और लगभग बीएनपी की कमर काफ़ी तोड़ दी थी। और तारिक रहमान के बाहर जाने के बाद और उम्र के तकाजे से बेगम खालिदा जिया उतनी ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी। उस दौरान, संकट के उस दौर में तारिक रहमान ने पार्टी को संभाला, उसकी बागडोर संभाली और विदेश में रहते हुए यहाँ अपनी पार्टी के लोगों से कनेक्ट रखा, उस पार्टी को ज़िंदा किया और आज वो सत्ता में आ रहे हैं।
तो कह सकते हैं कि उनको लेकर के जैन जी को बड़ी उम्मीदें उनसे हैं। और अपेक्षाकृत अगर हम बात करें तो युवा तो खैर नहीं कहेंगे, 60 साल के हो गए हैं, 1965 की उनकी पैदाइश है तो 61 साल के हो गए हैं। लेकिन राजनीति में 61 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं मानी जाती है। सरकारी नौकरी में जब लोग रिटायर होते हैं तो वो उम्र होती है राजनीति में कुछ बेहतर करने की, कुछ बेहतर शुरुआत करने की, कुछ कर दिखाने की। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जिन उम्मीदों से जैन जी ने 2024 में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटा था, वहाँ से उन्हें रातों रात भागना पड़ा था, तो उसके बाद अब ये उम्मीद बंधी है कि चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी और वहाँ पे जो भी समस्याएं हैं देश के सामने, उन समस्याओं का वो हल ढूंढेगी नई सरकार। हालांकि नई सरकार के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी। बिल्कुल, इन्हीं चुनौतियों पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ी लेगेसी खालिदा जिया की लेकर चल रहे हैं तारिक रहमान। बहुत सी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि युवाओं को खासतौर से उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और बीएनपी को भी बहुत उनसे भरोसा है, उम्मीद है, क्योंकि बीएनपी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। और क्योंकि प्रधानमंत्री बनना उनका लगभग अब तय माना जा रहा है, तो उनके नेतृत्व में, उनके अनुभव को देखते हुए या उनकी जो विचारधारा है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कई बड़े दावे किए थे महिला सशक्तिकरण को लेकर भी, और भारत के साथ जो रिश्ते हैं उन्हें, क्या आपको लगता है कि अब सुधारने की दिशा में काम करेंगे तारिक रहमान? नहीं, जाहिर सी बात है तारिक रहमान भारत से रिश्ते सुधारने की दिशा में निश्चित रूप से काम करेंगे। ये माना जा रहा है कि भारत के प्रति उनका शुरू से एक दोस्ताना रवैया रहा है। लेकिन चूंकि शेख हसीना भी भारत में है निर्वाचन के बाद से, ये एक अड़चन पैदा हो सकती है उनको लेकर के। अब डिप्लोमेसी क्या कहती है, दोनों देश इस बारे में दो तरफा जब बातचीत होगी तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के सामने आएंगी। हालांकि चुनौतियाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसको चुनाव में हिस्सा लेने की परमिशन नहीं मिली है, तो उसके कार्यकर्ता गुस्से में होंगे और वो सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी करेंगे। जमात इस्लामी जो कि सत्ता में आने से खुद को मानती है कि साहब इस बार वो सत्ता में आ सकते थे अपने गठबंधन के साथ, तो वो उनका सपना चकनाचूर हो गया है। तो बांग्लादेश को वो इस्लामिक कट्टरपंथी इस्लाम के रास्ते पर ले जाना चाहते थे। लेकिन बीएनपी जो है ये सेकुलर मिजाज की पार्टी शुरू से रही है और शेख हसीना की पार्टी भी हालांकि सेकुलर मिजाज की रही है। लेकिन अब हम ये देखना होगा कि तारिक रहमान के सत्ता संभालने के बाद वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, भारत के साथ किस तरह से दोस्ती के रास्ते खोलते हैं। और वहाँ जो सबसे कंसर्न जो इशू है भारत के लिए, वो वहाँ के अल्पसंख्यकों पर लगातार बढ़ते अत्याचार का मामला है। इससे वो कैसे एड्रेस करते हैं, क्योंकि यूनुस सरकार जो है पिछले 1.5 साल में पूरी तरह नाकाम रही है वहाँ अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में, सुरक्षा की गारंटी देने में। तो ये एक बड़ा अहम मसला होगा कि देखना होगा कि तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने देश के अल्पसंख्यकों के राइट्स, उनकी सुरक्षा पर क्या बोलते हैं, क्या एक्शन प्लान बनाते हैं। उस पर डिपेंड करेगा कि भारत से उनके रिश्ते कैसे होंगे और इसमें कितना सुधार होगा। बिल्कुल, प्रशासनिक ढांचे में सुधार की वो बात करते हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करते हैं और अल्पसंख्यकों के लिए भी न्याय की बात कर चुके हैं मैनिफेस्टो में। भले ही उन्होंने अपने जुबान से कुछ ना कहा हो, लेकिन बहुत सी उम्मीदें अब उनसे जुड़ गई हैं। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ऐसी जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं, क्योंकि लगभग जो 200 का आंकड़ा क्योंकि पार्टी ने पार कर लिया है, तो बहुत जल्द तारिक रहमान शपथ ले सकते हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई दे दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि आपकी ये जीत नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। बांग्लादेश का समर्थन भारत करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बातें कही गई हैं और बधाई दी गई है तारिक रहमान को, क्योंकि तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बीएनपी को वहां की जनता ने कमान सौंप दी है, जनादेश मिला है और पहले से ही, क्योंकि तारिक रहमान के पास राजनीति का पुराना अनुभव है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में बांग्लादेश की परिस्थितियां बदलेंगी, अराजकता का माहौल थमेगा और एक स्थिर सरकार वहां की जनता को मिल सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई भी दे रहे हैं और कहा कि ये जीत आपके विश्वास को दर्शाती है, आपके नेतृत्व के विश्वास को दर्शाती है। और इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ भी बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा बांग्लादेश का समर्थन करता रहेगा।